So we are here for test discussion, है ना? सबने टेस्ट दिया ये वाला? Which one of you? सबने टेस्ट दिया है? आपने दिया? ठीक है, तो डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, ठीक है? देखो, सॉल्व करने का टेक्निक मैं बता चुका हूँ, कैसे सॉल्व करेंगे। यूपीएससी के प्रीलिम्स इस बार कितना लोगों ने दिया है यहाँ पर? प्रीलिम्स आपने दिया, और आपने दिया। हाउ वाज इट? इट वाज नॉट सो गुड। ओके, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं। ये पहला सवाल, अभी तो प्रीएम्बल पे सवाल आया है। प्रीएम्बल पे हर साल एक सवाल आता है, ठीक है? हम लोगों ने अभी, हम लोगों का पॉलिटी चल रहा है, लास्ट बैच में भी हमने करवाया प्रीएम्बल। तो प्रीएम्बल पे हर बार इसी किसी तरह के सवाल आते हैं। जब भी प्रीएम्बल आएगा, आपको समझना है कि क्या क्या इससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कहाँ से डिराइव करता है? फ्रॉम द पीपल, राइट? कितने क्वेश्चंस पूछता है प्रीएम्बल? 4 क्वेश्चंस में। इट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर भी मान लो कि आप में से कोई है जिसको नहीं समझ में आता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है कि नहीं, लेट्स जस्ट मूव टू द अदर। इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? And gives clarity in interpretation of the constitution. Is it a part of the constitution? In which case it became the part of the constitution? केशव आनंद, उससे पहले कौन सा केस था जिसमें इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? वेरी गुड, ठीक है। तो अब आप समझो, यहां पर ये भी एक स्टेटमेंट है। फिर भी मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं सॉल्व करने का टेक्निक बता रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना पर्पस नहीं है। क्वेश्चन कैसे यूपीएससी में तुमको बिना आंसर के सॉल्व कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट बात है, समझ रहे हो? यू डू नॉट हैव टू नो एवरीथिंग टू सॉल्व यूपीएससी क्वेश्चन। यूपीएससी के क्वेश्चन को तुम अगर एक पता है तो तुम उससे कैसे आंसर निकाल सकते हो, वो देखो। फिर देखो, इट वाज इनैक्टेड बिफोर द ड्राफ्टिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इज इट ट्रू? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन केम, देन प्रीएम्बल केम। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो 4 को कट कर दें, 4 को कट कर दें, आ गया आंसर। यानी मुझे एक भी स्टेटमेंट नहीं पता, पर एक स्टेटमेंट पता है तो आंसर आ गया। कुछ लोग पूरा पढ़ के जाएंगे, ए बी सी डी याद करेंगे, ऐसा नहीं करना है। पढ़ के जाओ, ट्रिक लगाओ, सॉल्व करो। और ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करो? जब भी 4 स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, तो नीचे से पढ़ो, लिखो ट्रिक नंबर 1। तो मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उससे तुम्हारा प्रीलिम्स कभी रुकेगा नहीं। ट्रिक, पहला ट्रिक, whenever there are 4 statements, 4 or more than 4 statements, whenever there are 4 or more than 4 statements, start from below. यूपीएससी चाहता है कि तुम चारों स्टेटमेंट पढ़ो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो। टाइम वेस्ट करने में मजा आता है किसको? यूपीएससी को। तुमको परेशान देखता है, उसको मजा आता है। ये लड़का परेशान है, फंसा हुआ है, तुमको यूपीएससी को बोल देना है कि टाइम नहीं है अपने पास। क्या है? टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी बहुत सॉल्व करने के बाद 4-5 काम और करने जाना है मेरे को। अपने लाइफ को यूपीएससी मत बना दो, यूपीएससी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, समझ गए? 4th स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे हम लोग। और 1st स्टेटमेंट वो चाहता है कि तुम अगर पढ़ लिए और तुमको ये पता चल गया तो तुम कट कर दो, आंसर 2 and 3 है, खत्म बात। अभी गुड टू गो। हमें वो एक स्टेटमेंट पकड़ना है जिसको कट करने से पूरा आंसर निकल करके आ जाए। फिर भी ये तब है, मान लो, जब तुमको आंसर पता ही नहीं। वैसे तुम रीड करो तो हर एक स्टेटमेंट तुमको पता है। प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल जो है डिराइव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल, तो कट होगा एंड ऑल दैट। और जैसे 1 को तुम कट करते तो 1 कट करते, फिर भी तुम्हारे पास बच जाता 3 स्टेटमेंट। तो स्ट्रगल वाज अगेन देयर। हम लोग वैसे नहीं करेंगे, हम लोग ये जानेंगे। और ये कैसे पता चलेगा? तुम 20 साल का पेपर सॉल्व करो उठा करके यूपीएससी के प्रीलिम्स का, इट गिव्स पैटर्न। इसलिए बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाओ। तुम लोग क्या करोगे? 20 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लोगे, 50 टेस्ट दे दोगे, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाओगे। तुमको ये यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है ना भाई, टॉप तो नहीं करना, निकल जाएगा।
बन गया, एक स्टेटमेंट से पता चल गया हम लोगों को। तो ट्रिक नंबर 1 हो गया क्लियर। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, इसको रट करके जाओ या इसको संभल करके जाओ। इससे जो भी केसेस हैं उसको गो थ्रू करो। जो हैंड आउट दिया है तुम लोगों को, जो इस बैच में मैंने सबको हैंड आउट दिया है, उसको करके जाओगे ना, तुम्हारा प्रीलिम्स का सारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। शुरू के जो 5-6 चैप्टर्स है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़े, किसी को कोई डाउट? चलो, इससे 2 केसेस हैं, एक बेरुबारी है ना, और दूसरा केशव आनंद भारती, एक LIC वाला भी केस है। इन दोनों में क्या बोलता है कि पार्ट है, इसमें क्या बोलता है पार्ट नहीं है। इज इट क्लियर? चलो सेकंड में आ जाते हैं। कहां से बोरो किया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन को ही बैग्स ऑफ बोरोइंग कहा जाता है। क्यों बोरो किया गया? टाइम कम था। किसके पास टाइम कम था? BR अम्बेडकर साहब के पास टाइम कम था। BR अम्बेडकर साहब को क्यों चुना गया? क्योंकि भाई वो दुनिया के हर जगह में कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ ये सब पढ़ के आए थे। उनको क्यों चुना गया? क्योंकि वी वांटेड टू फ्रेम आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समबडी हु हैड सीन ऑल द डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी। क्योंकि टाइम कम अगर तुम्हारे पास किसी प्रोजेक्ट को बनाने में रहेगा, तो तुम खुद से आर्टिस्टिक कालिदास तो बनोगे नहीं। तुम क्या करोगे? कुछ गूगल से वहां से निकाले, कुछ यहाँ से लिखे, कुछ उधर से लिखे, मिलजुल करके तुमने एक सिस्टम बना लिया और देखा कि इंडिया में कौन सा चल रहा है, इंडिया में क्या चलेगा। एक हिंदी मूवी बनती है, कुछ हॉलीवुड से उठाया, कुछ साउथ से उठाया, है ना, मिला जुला के। कोई कोई आजकल रीड करता है इतना किताब? कोई वो सब जो राइटर्स हुआ करते थे, सलीम जावेद बैठ के किताब रीड कर रहे हैं, नॉवल रीड कर रहे हैं, उसके बाद कहानी लिख रहे हैं, इतना टाइम नहीं है। क्या है, इधर से उठाओ उधर से उठाओ, वही हम लोगों ने उठा उठा करके उसको बोरो किया है। अब कहाँ कहाँ से बोरो किया है? तो देखो, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जापान। अब तुम एक बार प्लेन रीडिंग दोगे तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया है। पर देखो यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट है और ऑप्शन तुम्हारा इस तरीके से। ये जब आ जाए ना तो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। डेंजरस क्यों? क्योंकि तुमको एग्जैक्ट नॉलेज पता होना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, फिर भी क्योंकि 4 है तो हम लोग कोशिश करेंगे समझने का कि इसको कैसे सॉल्व करें। फिर नीचे से ही शुरू करो, नीचे से ही शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो, इतना तो पता है यार, रूल ऑफ लॉ कहां से आया है? कौन सा आर्टिकल? रूल ऑफ लॉ विच आर्टिकल? 14। अरे, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, एवी डाइसी वाला। कहां से? विच कॉन्सेप्ट? नेगेटिव कॉन्सेप्ट, ब्रिटेन, ब्रिटिश। ठीक है, फिर भी मान लो तुमको नहीं पता है। जुडिशियल रिव्यू, US। कुछ तो पता होगा यार। आ गया UPSC के प्रीलिम्स देने, थोड़ा मैं चाहता हूँ 20% तो नॉलेज लेकर के आओगे कि बस ऐसे ही घूमते फिरते आ गए। इसको कट कर दूं? ये तो बेसिक चीज है ना यार। ये कहां से आया? जुडिशियल रिव्यू कहां से आया? अब जब ये USA से आया तो मान के चलो ये वाला तो USA से नहीं होगा, क्योंकि सबके पास एक एक होगा ना। वो USA जब ऊपर दे दिया तो USA नीचे तो देगा नहीं। फिर भी मान लो कि तुमको नहीं पता है, लेकिन मान के चलो ये गलत ही होगा। कॉन्करेंट लिस्ट कहां से आया है? ऑस्ट्रेलिया से है। अब बहुत लोगों को याद नहीं है, पर अगर नहीं याद है तो समझ लेना कि USA जब यहां होगा तो USA यहां नहीं हो सकता है। मैच द फॉलोइंग में एक ही जगह USA होगा, तो ये भी कट गया। तो ऑल द 4 पेयर नहीं होगा, ओनली 3 पेयर नहीं होगा, क्योंकि 2 तो गलत हो गया, 2 बचा। एक तो तुमको पता है कि रूल ऑफ लॉ होगा, इन दोनों में से ही कोई होगा ना, इन दोनों में ही से होगा। तुमको बेसिक बस पता करो, ये तो तुमको पता चल गया। और तुमको पता है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ कहां से आएगा? जापान से। यार मैंने कहानी तुम्हारा 4 से घटा करके 2 ऑप्शंस में ले आए, इतना जब यहां पे पहुंच जाओ तो छोड़ के मत आना। ये याद रखना कि 4 ऑप्शंस में अगर तुम 2 को एलिमिनेट कर दिए तो तुम्हारा पॉसिबिलिटी कि वो सवाल तुम सही करके आओगे कितना हो गया? 50% हो गया, 50-50। अगर 2 पे पहुंच गया ना तो मार के आना तुक्का, छोड़ के नहीं आना। ज्यादा ज्यादा क्या होगा? गलत होगा। पर हर 3 गलत पे तुम अगर एक सही कर दिए तो 0। एक सवाल अगर गलत होता है तो कितना मार्क्स कटता है ना? इतना कटेगा। 3 गलत किए तो कितना कटा? 3 गलत करोगे तो माइनस, थोड़ा सी साइड भी पढ़ना है ना? कितना कटा?
एक सही किए तो कितना मिला, कितना हुआ? यानी एक सही पे तुम कितना गलत कर सकते हो, तब भी मामला वही है। तो खेलो ना यार फ्रंट फुट पे, डर के क्या करना। प्रीलिम्स इतना डरा देता है तुम लोगों को कि तुम लोग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। अगर एक बार भी प्रीलिम्स रुक गया तो फिर बेकार है, बेकार है। प्रीलिम्स में जाओ मतलब निकाल के ही आना है, और पढ़ने से ही प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। 20 घंटा पढ़ने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, लक्ष्मीकांत पढ़ते रहने से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। ट्रिक, बार बार कॉन्फिडेंस कि अब आ गए हैं तो करके ही जाएंगे, वरना बहुत काम है। ये एटीट्यूड होना चाहिए लाइफ में, है ना। तो अब देखो तुम्हारे पास, तुम खुद कैलकुलेट करो। तो यहां पे लिखो ट्रिक नंबर 2, फॉर एवरी 3 रॉन्ग स्टेटमेंट्स, फॉर एवरी 3 रॉन्ग स्टेटमेंट्स, if there is one true statement, if there is one true statement, then the resultant is zero, then the resultant is zero, है ना। Therefore do not leave, do not leave, do not leave the question if you have reduced your options to 2, if you have reduced your options to 2, because there is 50-50 chance, 50-50 चांस। तो टिक मार करके आएंगे उसमें, ठीक है। ये बन जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? ओनली 2 पेयर्स। ये याद रखना कि आखिरी के 1 महीना जब प्रीलिम्स दे रहे होगे तो सिर्फ रिवीजन होना चाहिए, कुछ नया नहीं पढ़ना है। एक एक चीज फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन तुम्हारी नजर के सामने होने चाहिए, थीमेटिकली पढ़ा हुआ होना चाहिए सारा सिलेबस, सारे केस स्टडीज याद होने चाहिए। अगर तुम कुछ नया पढ़ रहे हो आखिरी 1 महीने में, मतलब इट इज destined to fail, you are destined to fail। 35 डेज में पढ़ के प्रीलिम्स निकाला जा सकता है, निकाला ही नहीं जा सकता है, टॉप किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा रिवीजन सॉलिड है, प्रोवाइडेड कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने सॉल्व कर रखे हैं, और प्रोवाइडेड कि तुमने सारे ट्रिक्स पता है। कुछ 20-25 ट्रिक्स होते हैं, वो अगर पता चल गया तो तुम्हारा कोई पेपर नहीं रुके। मेरा किसी स्टूडेंट का तो नहीं रुक रहा है भाई, बाकी मेरा मतलब जिसको मैंने प्रीलिम्स में गाइड कर दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेशनल इमरजेंसी पे। नेशनल इमरजेंसी विच आर्टिकल? 352 एक आर्टिकल है जो कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करता है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी में क्या स्टेट लिस्ट या स्टेट गवर्नमेंट क्या वो सस्पेंड हो जाता है? वो सस्पेंड नहीं होता है। दो चीज है, रटना है ही नहीं भाई, समझना है। देखो, एक नेशनल इमरजेंसी है और एक स्टेट इमरजेंसी है। अगर तो ये नेशनल इमरजेंसी लग गया तो तुम्हारा स्टेट असेंबली जो है ना वो सस्पेंड नहीं होता है, यहां पे स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाता है। दूसरा चीज, इसको हर एक कितने महीने में करना पड़ता है? यानी शुरू में अगर ये नेशनल इमरजेंसी लगा दिए तो कितने दिनों के अंदर तुमको इसको पास करवाना पड़ेगा बोथ हाउस से? पहले कितना था? 2 मंथ्स। समझ में आ रहा? दोनों में पहले था कि भाई 2 महीने था कि 3 महीने था भाई मेरे? नो, रिवाइज वाइज नहीं किया हो। 2 महीना था, कितना था? ठीक है, देखो नेशनल इमरजेंसी किस आर्टिकल में लगता है? 352। स्टेट इमरजेंसी 356, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल, उसको गवर्नर रूल भी कहते हैं, है ना। दूसरा चीज, ये नेशनल इमरजेंसी पास करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्पेशल मेजॉरिटी, इसको सिंपल मेजॉरिटी। यार मेरे नोट्स में सब लिखवाया हुआ है ना। आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरे पॉलिटी के क्लासेस लास्ट बैच में नहीं ज्वाइन नहीं करा है? नहीं करा है कोई, किसी ने ऑलमोस्ट नहीं किया है ना। चलिए ठीक है, तो बता देता हूँ। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हेन इट इज प्रोक्लेम्ड द स्टेट गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड ऑटोमेटिकली। हो जाता है क्या? इतना पता है बेसिक चीज की सस्पेंड नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है।
तो 1 कट गया, ये कट गया, 2 सेंटेंस कट गया ना, इतना तो पता है। फिर एक बार और रीड कर लेते हैं। प्रोक्लेमेशन एंड कंटिन्यूएशन रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट विद अ स्पेशल मेजॉरिटी। The president can revoke a national emergency on his own without the need of parliamentary approval. Revoke मतलब क्या? खत्म करना, रोकना। Invoke मतलब लगाना। Revoke मतलब खत्म करना, Invoke मतलब लगाना। इन सब स्टेटमेंट से घबराना मत। तो पहला स्टेटमेंट तुमको पता है ना कि गलत है, स्टेट असेंबली सस्पेंड नहीं होता है, तो ये कट गया। अब तुम्हारे पास क्या बचा? फोर्थ वाला देख लो एक बार, वो भी कट जाएगा। हो गया भाई, लाइफ सिंपल है। और क्या चाहिए? लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हुआ? 2 और 3। एक स्टेटमेंट पता चल गया तो तुम सॉल्व कर लिए। इतना कौन पढ़ के जाएगा? ना पढ़ के जाना ही नहीं है, ट्रिक लगाना है, आगे बढ़ना है। और ये सब प्रीवियस में पूछा हुआ है सबसे बार। वहां आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज में। फंडामेंटल ड्यूटीज शुरू से था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? बेसिक बातें करते हैं एकदम। थोड़ा बहुत तो आए हो यार, मीन्स लिखने का दावा कर रहे हो तो कुछ तो बेसिक पढ़ के आओगे ना। मैं सबकी पूरा ट्रिक पे ही खेलोगे? कुछ तो पढ़ के आओगे। मेन बोल रहे हो कि तुम मेंस लिखने वाले हो, तो कुछ पढ़ के आओगे। फंडामेंटल ड्यूटी शुरू में था क्या कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं था, बाद में लाया गया है। विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। अगर तुमको इतना पता है बेसिक बात, इतना ही इंफॉर्मेशन रख के चले आगे, बस इतना ही पता करो, देखते हैं आगे सॉल्व होता है कि नहीं। क्या वो छूट गया क्या? ठीक है। Who among the following are not? अब क्या करो? मार्क कर दिया करो। वैसे तो यूपीएससी के पेपर में हल्का सा ये बोल्ड में लिखा रहेगा अगर नॉट व्हाट होगा कुछ तो, फिर भी उसको अंडरलाइन करो। तो पहले ट्रिक नंबर 3 लिखो, यूज अ पेंसिल, यूज अ पेंसिल and encircle the words like not. Encircle the words like not. Encircle the words like not. क्योंकि क्या होगा, तुम फास्ट करने के चक्कर में ना नॉट को नहीं देख पाओगे, और तुमको सही आंसर भी पता होगा तो तुम उल्टा मार करके आ जाओगे। होता है, बहुत बार होगा। तो तुम्हें क्या करना है, उस नॉट को गोल कर देना है कि अब जो भी आंसर होगा ना उसका एकदम ऑपोजिट करना है। ठीक, मैंने बहुत लोगों को देखा, मुझसे खुद भी ऐसे होता था कि आता है मुझे लेकिन मैंने नॉट देखा नहीं, और मुझे जवाब उसका ऑपोजिट करना पड़ेगा। क्योंकि मान लो कि अगर नॉट नहीं होता तो मुझे तो आंसर पता है ना। तो याद रखना, नॉट करके दिमाग को एकदम कॉन्शियसली उस नॉट पे फिक्स रखना है। नॉट मतलब जो है वो आंसर नहीं होगा, उसका ऑपोजिट होगा। अभी गुड टू गो। नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस बोल रहा है, इसमें से कौन है जो कि फर्दर एलिजिबल नहीं है टू होल्ड देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस? तो हम लोग देखो, नॉट एलिजिबल फॉर होल्डिंग देयर रिस्पेक्टिव ऑफिस। अब ये 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। मुझे तुम एक बात बताओ, अटॉर्नी जनरल के बारे में पता है किसी को? कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, ऑडिटर जनरल एजी, और मेंबर ऑफ यूपीएससी। इन तीनों में सबसे सिंपल जो पढ़ने वाला है वो अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल कौन होता है? लॉ ऑफिसर, द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। जैसे हम और आप प्राइवेट सिटीजन है, अगर हमें कोई मैटर को लेकर के कोर्ट में जाना है या लड़ना है तो हमें कौन रिप्रेजेंट करेगा? मेरा वकील, मेरा लॉयर, मेरा एडवोकेट मेरे को रिप्रेजेंट करेगा। गवर्नमेंट का वकील है ये। सरकार को कोई भी मैटर कहीं पे भी लड़ाई करना है अगर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट का जो वकील है ना, वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। बस इतना समझो, मेरे प्राइवेट सिटीजन की जगह सरकार को लगा दो। और वो सरकार को रिप्रेजेंट, क्यों सरकार को लड़ना? क्योंकि सरकार सबसे बड़ा पार्टी है लड़ाई करने वाला। सरकार से सबको लड़ाई करना होता है। स्टेट वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस सेंटर, सेंटर वर्सेस, है ना। बिगेस्ट लिटिगेंट कौन है? स्टेट। तो स्टेट का वकील का तो काम सबसे ज्यादा है। अब बताओ, मैंने अपना वकील चुना, मैं जहां जाऊंगा वो वकील से मेरा अच्छा संबंध है, तो मैं जहां जाऊंगा उस वकील को लेके जाऊंगा ना। जब तक मैं रहूंगा उस वकील को यूज करूंगा, अगर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब जब सरकार रहेगी तब तक वो अपने वकील को यूज करेगी।
तो अटॉर्नी जनरल सरकार 10 बार आए तो 10 बार वही अटॉर्नी जनरल रख सकती है कि नहीं? आंसर मिल गया कि उसको रीअपॉइंट करेगा, एलिजिबल होगा, यानी ये वो एलिजिबल है। नहीं समझ में आया क्या भाई? मैंने आपको वकील चुना और हम दोनों का अच्छा टर्म्स है, आप मेरे को 5 साल से रिप्रेजेंट कर रही हैं, 4 साल से रिप्रेजेंट कर रही हैं, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होगा तो हटा दूंगा। दिक्कत कब आएगी? जब आप मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, मेरे हित में काम नहीं कर रही हैं। अब कोई अटॉर्नी जनरल है, वो मेरे जगह रिप्लेस कर दो गवर्नमेंट को और इनकी जगह रिप्लेस कर दो अटॉर्नी जनरल को। अब सरकार का जहां जहां भी मैटर फंसा है ये जाएंगी और जाकर के अटॉर्नी जनरल है, ये घूम घूम करके उस मैटर को डील करेंगे। अब यही जाकर के सरकार के अगेंस्ट ही आर्ग्यूमेंट देने लगी, नहीं सही है, सरकार तो यहाँ पर अच्छा काम नहीं कर रही है। तो भाई मैं बोलूंगा ना यार ये क्या वकील है यार, इसको हटाओ। या फिर दूसरा हो सकता है कि मैं खुद हट जाऊं, मैं ही गिर गया, मेरी सरकार ही गिर गई, तो फिर अगला वाला क्यों रखेगा इनको? ये तो मेरे साइड की है, इन्होंने तो पूरा केस लड़ा है मेरे लिए उसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट। तो दूसरा पार्टी आएगा तो इनको हटाएगा, दूसरा अटॉर्नी जनरल रखेगा। इसका मतलब अगर तो मेरी सरकार रह गई तो अगले बार भी मैं इन्हीं को रखूंगा। इन अदर वर्ड्स अटॉर्नी जनरल कैन बी कैरिड फॉरवर्ड, उसको अपॉइंट किया जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में कह सकते हैं कि दे कैन बी रीअपॉइंटेड, RA लिख दें, रीअपॉइंटेड लिख सकते हैं, रीअपॉइंटेड। इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल, तो ये तो अपॉइंट के लिए एलिजिबल है, तो ये कट जाएगा, तो 2 होगा ना इसमें कहीं। इसमें क्या बोल रहा है? आर नॉट एलिजिबल, तो 2 तो नहीं होगा। अरे नॉट एलिजिबल है तो मतलब 2 तो एलिजिबल है ना, तो 2 इसमें कट जाएगा, यानी 2 नहीं रहेगा, तो इसको हटा दूं। 1 और 3 में से कोई एक है। ये किसको किस समझ में नहीं आया ये वाला? नहीं आया समझ में क्या? वैसे तो 2 ऑप्शन है तुम्हारे, या तो रट के जाओ क्या होता है, होता है, होता है, होता है, ये नहीं होता है, होता है, होता है। रट के क्यों जाए भाई? कुछ ट्रिक लगाएंगे चल के वहां पे। तो मैंने अब रिड्यूस कर दिया इसको 1 और 3 में। अब बताओ कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या करता है? ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए, सरकार के जितने भी ऑडिट करना है उसका काम करेगा, है ना? मुझे एक बात बताओ, तो सरकार के अगेंस्ट जाकर के भी तो काम करेगा ना, सरकार के खर्चा के बारे में तो वो लिख रहा है ना? तो ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट, ही हैज टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट फ्रॉम whom? द गवर्नमेंट। अगर उसके दिमाग में ये आ जाए कि मेरे को रीअपॉइंट भी कर देंगे सर, बहुत अच्छे हैं, तो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगा? वो तो मेरे गुडविल पे डिपेंड करेगा ना। सर मेरे को रीअपॉइंट करेंगे, 5 साल और मिलेगा मेरे को, 6 साल और मिलेगा, तो इंडिपेंडेंट कहाँ हुआ? यानी वो रीअपॉइंट का कोई सीन ही नहीं है उधर, है क्या सीन? नहीं है ना, तो नहीं है। यही यूपीएससी वाला, अगर अगर तो इसका आंसर क्या है? 1। हाँ क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिपेंडेंट कहाँ है? तो उसका फंडा होता है 6 और 65। इलेक्शन कमीशन वाला, जो इलेक्शन कमीशन का जो मेंबर्स होते हैं ना, वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है। 6 और 65 में मामला खत्म हो जाता है इलेक्शन कमीशन में। ये वाला समझ में आया कैसे क्या रीच आउट किया हम लोगों ने? आपको नहीं समझ में आया? आ गया? देखो यार 2 ऑप्शन है, या तो तुम सारे लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को रट करके जाओ, दैट इज वन वे, बट दैट इज अ हार्ड लेबर, हार्ड वर्क। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से ये सब सवाल इजी पिकिंग्स हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बस। Comptroller and Auditor General is somebody who has to do work against the government. तुम खुद सोचो ना, यूपीएससी का जो मेंबर बनता है वो सरकार का ही आदमी होता है एक तरीके से। तुम गुड बुक्स में हो, आईपीएस थे, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे, तो जो सरकार बोली वो किए। जो भी डीजीपी होगा, चीफ सेक्रेटरी होगा, वो सरकार के अगेंस्ट जाके काम करेगा क्या? नहीं ना, सरकार जो बोलेगा वही करेगा। तो चाहेगा कि खुश रखे सर को, ताकि रिटायरमेंट के बाद मेरा कुछ हिसाब किताब बन जाए। अच्छा, मेरा तुम्हारा भी तो उम्मीद बना हुआ कि अगर एक बार रिटायर करेंगे तो सर शायद मेरे को यूपीएससी का मेंबर बना दे। यूपीएससी का एक बार मेंबर बन गया तो उसका चेयरमैन भी बन सकता हूँ,
नहीं तो कम से कम स्टेट का तो, स्टेट पीसीएस का तो मैं मेंबर बन जाऊंगा या फिर उसका चेयरमैन बन जाऊंगा, तो रीअपॉइंटमेंट तो हो सकता है वहां पे, लेकिन इसमें नहीं होगा क्योंकि कैग आपका सरकार के अगेंस्ट जाके काम कर रहा है। ठीक है, आंसर बी। फिफ्थ, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज देखो, दे वर इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस। फंडामेंटल यूएस से क्या इंस्पायर्ड है? फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से इंस्पायर्ड है? यूएसएसआर। ये बेसिक बात है, पता है, इतना तो मालूम होना चाहिए ना यार। 40 छोड़ दो 40 सेकंड, ये बेसिक बात पता होना चाहिए यूएसएसआर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? वन तो करेक्ट नहीं है बॉस, है ना, वन करेक्ट नहीं है तो कट गया ये। अभी भी मामला अटका हुआ, अभी भी 3 ऑप्शंस हैं। आगे देखते हैं। दे कैन बी इन्फोर्स्ड बाय अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। अगर लॉ बना दोगे तो इन्फोर्स तो हो ही जाएगा ना, तो स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज हैव बीन अमेंडेड ओनली वंस। एक ही बार हुआ है, हुआ भी है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। नोट्स उठा करके देखो, लिखवाया है, याद है, लिखवाया है ना? लिखवाऊंगा जिनका नहीं हुआ है इतना। ऐसे मुझे बता, टेस्ट क्यों दे दिया यार? जब पढ़ाई नहीं है तो फिर टेस्ट क्यों दे दिया? ये एकदम बेसिक सवाल है, एकदम बेसिक इजी लेवल का सवाल है। अभी गुड टू गो। तो क्या क्या सेंटेंस है? ये गलत है, ये सही है और ये सही है। आंसर क्या है? 2 और 3 टिक मार दो। इसमें ट्रिक नहीं काम कर रहा है। हर चीज में ट्रिक काम करेगा तो फिर यूपीएससी किस लिए? थोड़ा बहुत मैं आपको ना मुसीबत से बचाने के लिए, मतलब अगर फ्लाइट डूब रही है तो या नीचे जा रही है तो पैराशूट है, ये नहीं है कि मतलब पूरे यूपीएससी का ट्रिक ही में देंगे जाकर के, वो सब नहीं। थोड़ा पढ़ाई भी करना पड़ता है, लाइब्रेरी के नीचे जाकर के पढ़ाई भी करना होता है। तो ये आपको फाइन ट्यून करने के लिए ट्रिक्स है। ट्रिक से आप यूपीएससी नहीं निकालेंगे, पर जो 10 सवाल आप नहीं सॉल्व कर पाते वो आप सॉल्व कर पाइएगा इस ट्रिक की बेसिस पर, और आप आगे निकल जाइएगा बाकी से। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग पैसेज। इतना लंबा कहानी बता रहा है, ये होगा ये होगा, इतना कहानी किसको सुनना है? फिर भी रीड कर लेते हैं थोड़ा बहुत। रिट इशू करने के बारे में बात कर रहा है। इट इज अ कमांड issued by a court to an authority directing it to perform a public duty imposed upon it by law। मतलब एक ऐसा व्यक्ति है जो काम नहीं करना चाह रहा है, उसको बोल रहा है जाके काम करो। यही बोल रहा है ना? मैंडेमस मतलब क्या? बोलता है कि जाके काम करो, बोलता है ना जाके काम करो। मैंडेमस क्या? कुओ वारंटो क्या बोलता है? बाय व्हाट अथॉरिटी आकर के तुम बैठ गए हो? कुओ वारंटो पढ़ेंगे हम लोग, जो लोग नहीं पढ़े। कितने किस्म के रिट्स होते हैं? 5 किस्म के रिट्स होते हैं। हीबस कॉर्पस मतलब तुमको इलीगली किसी ने डिटेन कर लिया है। दूसरा मैंडेमस मतलब एक तुम्हारे पे एक पब्लिक ड्यूटी है, तुम नहीं कर रहे हो, तुमको बोला जा रहा है भाई क्या कर रहे हो, भाई क्या कर रहा है तू? जैसे अश्नील ग्रोवर बोलता है शार्क टैंक में, क्या कर रहा है? तो वैसे ये बोल रहा है मैंडेमस, क्या कर रहा है भाई, कुछ करो, है ना? तो यही बोल रहा है, टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, है ना? और ये चीज, इसका आंसर क्या है? मैंडेमस। इसका आंसर होगा मैंडेमस। फर्स्ट एक एक मैंने लिखवा रखा है नोट्स में, आप देखिएगा। मैंडेमस मतलब टू डू समथिंग, हीबस कॉर्पस मतलब इलीगल डिटेंशन, को वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। और मान लो कि अगर तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, मतलब जितना करना है 5 कर रहे हो 10, तो उसके लिए क्या है? प्रोहिबिशन और सर्टियोररी। भाई बहुत ज्यादा करने जा रहे हो तो प्रोहिबिशन, रोक। प्रोहिबिट करना मतलब क्या करना? रोकना। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि तुम ज्यादा कर रहे हो। भाई रोकेंगे तब ना जब तुम कुछ ज्यादा कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो तुमको बोलेंगे ना करो। तो अगर तुम नहीं कर रहे हो तो मैंडेमस, ज्यादा करने जा रहे हो तो प्रोहिबिशन, और ज्यादा कर दिए हो तो उसको कट करके सर्टियोररी। हो गया 5 रिट्स। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर? मैंडेमस। फाइनेंशियल इमरजेंसी पे आ जाओ। कौन सा आर्टिकल? 360। इट कैनॉट बी अप्लाइड टू अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। चलो पहले देख लो, 4 स्टेटमेंट है, तो नीचे से शुरू करें, ट्रिक लगाते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं।
A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of the parliament within 3 months from the date of issue. सही है या गलत? कितने कितने दिन में होता है यार फाइनेंशियल ड्यूटी, बताओ मेरे को। कितना? वेरी गुड। 3 मंथ्स होता है क्या? आप लोग को याद नहीं है कितने महीने में होता है? याद है? एकदम जानते हो, एक सवाल आता है इससे, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है? ट्रिक 3 लिखो। नेशनल इमरजेंसी अच्छे से पढ़ के जाओ, स्टेट इमरजेंसी पढ़ के जाओ, लिखो ये सब। नेशनल इमरजेंसी पढ़ के जाओ, स्टेट इमरजेंसी पढ़ के जाओ, फाइनेंशियल इमरजेंसी पढ़ के जाओ। इस टॉपिक को छोड़ना नहीं। फंडामेंटल राइट पढ़ के जाना, डीपीएसपी पढ़ के जाना, प्रियम्बल पढ़ के जाना। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसको 10 बार रिवाइज करके जाना। समझ में आ रहा है? छोड़ना नहीं इसको। A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses within 3 months from the date of issue. ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि 2 मंथ्स होता है, 2 महीना होता है। हर एक चीज में 2 महीना चाहिए होता है। 2 महीने के अंदर अंदर अप्रूव होना चाहिए। समझना, इसका ट्रिक मैं तुमको रटने का बता देता हूं। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, है ना? ये भी 2 महीना था, ये भी 2 महीना था, ये भी 2 महीना था इनिशियली। हर मतलब अगर पास कर दिया है तो 2 महीने के अंदर पास करवा दोनों हाउस से। पर क्योंकि इसमें बहुत डैमेज हुआ, इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगा दिया तो उससे बहुत दिक्कत हुई, तो इसको लगाना मुश्किल कर दिया गया और हटाना आसान कर दिया गया। मतलब अगर तुम नेशनल इमरजेंसी अब लगाना चाह रहे हो तो तुमको 2 महीने का टाइम नहीं मिलेगा, वरना तुम 2 महीने में तो क्या क्या कर दोगे, तबाही मचा दोगे। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मैं नेशनल इमरजेंसी लगा दूं तो एक तरीके से मान के चलो कि मेरे पास सुपर पावर आ गया है। तो सुपर पावर आ गया है तो कॉन्स्टिट्यूशन तुमको सुपर पावर बहुत ज्यादा टाइम तक तो नहीं देना चाहेगी ना भाई, क्योंकि तुमको लिमिट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, वरना तो तुम डिक्टेटर बन गए। तो इसको घटा करके 1 महीना कर दिया गया। पर बाकी सब में ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है कहानी। 2-2 महीना के अंदर करो तो चलेगा। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन सब में शुरू में 2-2 महीना बोला था। अब मुझे एक बात बताओ, नेशनल इमरजेंसी लगाना डिफिकल्ट कर रहे हैं तो सिंपल मेजॉरिटी से होगा या स्पेशल मेजॉरिटी से? पहले ये सिंपल मेजॉरिटी में था क्या? नेशनल इमरजेंसी भी सिंपल मेजॉरिटी में था। सिंपल, ये भी सिंपल था, ये भी सिंपल था। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको लगाना मुश्किल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि नेशनल इमरजेंसी है। नेशनल इमरजेंसी में सुपर पावर आ जाता है। किसके पास आ जाता है? सेंटर के पास आ जाता है। तो इसको लगाना अगर मैं मुश्किल कर रहा हूं तो सिंपल से ज्यादा डिफिकल्ट करना पड़ेगा। तो क्या होगा सिंपल से ज्यादा डिफिकल्ट? तो ठीक है, इसको हटा दिया क्या और क्या किया गया? स्पेशल। पर ये दोनों अभी भी सिंपल में ही चलता चला आ रहा है। तो ट्रिक याद हो गया बस, और है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है। ये स्पेशल मेजॉरिटी से लगेगा, बाकी सब सिंपल मेजॉरिटी से लगेगा। दे हैव टू बी अप्रूव्ड विद इन 3 मंथ्स। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। अच्छा, विच ऑफ देम आर नॉट करेक्ट? फिर इसको अंडरलाइन करो पेंसिल से। नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट मतलब अब इसमें क्या आ गया? 4 तो आएगा ही। 4 अगर आएगा तो ये 2 कट गया। आ गया, 2 में बच गया, थर्ड में आ जाओ। ये क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? 4 कट गया मतलब अब 2 ऑप्शन बच गया तुम्हारे पास। अब देखो ये, द प्रेसिडेंट मे इशू डायरेक्शंस फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। भाई पैसा का कमी है तभी तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। जज साहब तब भी बोलेंगे कि नहीं मेरे को मेरा पैसा चाहिए। अरे पैसा है ही नहीं भाई, तुम भी एडजस्ट करो, हम भी एडजस्ट करते हैं। फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर नहीं भी पढ़ के गए हो तो लॉजिक लगाओ ना भाई। घर में जब पैसा ही नहीं है, पिताजी बोल रहे हैं कि अभी इस इनकम महीने की कमाई सही नहीं हुई है, बिजनेस करते हैं, तुम भी बोलो नहीं डैडी मेरे को अभी भी बाइक ही चाहिए, तो लॉजिकल है ना भाई। तो
यानी ये स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है। ये अगर स्टेटमेंट सही है तो इसमें होगा नहीं ना, होगा तो क्या आंसर है? हो गया, खत्म बात। दो स्टेटमेंट पढ़ के सॉल्व कर लिया। किसको समझ में नहीं आया? ये मैंने ऊपर का दो स्टेटमेंट रीड भी नहीं किया। करना है क्या? घर जाके देखना है, क्या टाइम, फिर भी देख लेते हैं चलो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं नए नए। Once approved by both the house of the parliament, the financial emergency continues indefinitely till it is revoked। ठीक है, सही है। It cannot be applied to any specific, बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, किसी स्पेसिफिक पार्ट में भी लगाया जा सकता है, पूरे इंडिया में भी लगाया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी सही है, पर मुझे रीड करने की क्या जरूरत, मैं लास्ट से स्टार्ट किया। क्या? नॉट करेक्ट। इट कैनॉट बी अप्लाइड, इट कैनॉट बी अप्लाइड तो गलत है ना, हर जगह अप्लाई हो सकता है। एकदम कैनॉट अगर आया ना तो उसको अंडरलाइन कर दो भाई मेरे, समझ में आ रहा है? जहां पे कैनॉट, क्योंकि फिर तुमको माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा दिमाग में। वो नॉट बोल रहा है, नॉट, समझ में आ रहा है? तुरंत उसको अंडरलाइन करो, नॉट वगैरह को अंडरलाइन। इसलिए एक हाथ में एक पेंसिल होना जरूरी है। पेन क्यों नहीं? क्योंकि हो सकता है कि पेन में अगर तुम अंडरलाइन कर दो फिर उसको हटाना पड़े तो फिर वो गंदा हो जाएगा। पेंसिल में रब कर लोगे। सॉल्व हो गया ये सवाल, आगे बढ़े। 8th, the 44th amendment to the constitution introduced an article placing the election of the prime minister beyond judicial review। 44th में कौन था? जनता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर कौन था? मोरारजी देसाई को क्यों टेंशन होगी कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू रही? ये टेंशन किसको थी? स्टेटमेंट सही है या गलत? इतना टेंशन ले रहा है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड था। अरे भाई 44th में जनता पार्टी आ गई, प्राइम मिनिस्टरशिप किसको रोकना था अपना? इंदिरा गांधी को। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जनता पार्टी लेकर के आई है। बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू का टेंशन मोरारजी को क्या है? उनको इस बात का टेंशन है कि 3 प्राइम मिनिस्टर कैसे आएंगे हम लोग। जनता पार्टी में बहुत सारे लोग मिलकर के मिलीजुली सरकार आई है। समझ में आ रहा है ये कहानी? समझ में आ गया? पहला स्टेटमेंट काट दो, पहला स्टेटमेंट कट गया। क्यों कटा पता? सेकंड, the Supreme Court of India struck down the 99th amendment to the constitution of being violative of the independence of judiciary। बिल्कुल, NJAC को इंट्रोड्यूस किया था। जुडिशियरी में एग्जीक्यूटिव अपना अपॉइंटमेंट में अपना रोल प्ले करना चाह रहा था। तो भाई एक तरीके से सोचो, मैं जज, मैं जुडिशियरी हूं, मैं चाहूंगा ना मैं एकदम अलग थलग रहा हूं। तुम बोल रहे हो अब तुमको मैं अपॉइंट करूंगा लॉ बना करके, तो मैं क्या बोलूंगा? चल हट, तो मैं कट कर दूंगा उसको। कट कर दिया, हो गया। आंसर क्या है? हो गया सॉल्व। इतना रटने का जरूरत ही नहीं है। 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता था, जिसमें जुडिशियरी के अपॉइंटमेंट में एग्जीक्यूटिव अपना रोल प्ले करना चाहता था। इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। स्टेटमेंट गलत है। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, दोनों गलत है। डन, शुड वी मूव अहेड? क्वेश्चन नंबर 9, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात कर रहा है ना? ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? It can be created by the president on the request of the state legislatures concerned। state legislature at least कितने state legislature चाहिए? दो या दो से ज्यादा चाहिए, ठीक है। Its member can hold office for a period of 6 years or until they attain the age of 62 years, whichever is earlier। सही है कि गलत? सही है, 62 साल। देखो यूपीएससी वाले के लिए कितना चाहिए? 6 या 65। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए क्या चाहिए? है ना? अब दोनों के अब यही ये इंडिविजुअल स्टेट के लिए, पर ये दो मिल जाएगा तो ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो यूपीएससी वाला एलिजिबिलिटी ले लेगा। है तो अभी भी वो ज्वाइंट स्टेट का ही ना, अभी भी वो 62 रहेगा।
ये सही है। इट प्रेजेंट्स इट एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। अब दो स्टेट मिल करके बोल रहा है भाई तुम बनाओ, तो तुम बनाओ तो मतलब अब तुम ही सब चीज देखो, तो अब गवर्नर को नहीं देगा, ये प्रेसिडेंट को ही देगा। समझ में आ रहा है? द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू। अच्छा, इट प्रेजेंट्स एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, ये स्टेटमेंट क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। दिस स्टेटमेंट इज नॉट राइट। किसको प्रेजेंट करता है? रिस्पेक्टिव गवर्नर्स को करता है प्रेजेंट, ठीक है। ये ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का तुम याद रखना, ये चीज से सवाल पूछ देता है। तो इसका आंसर क्या है? नॉट करेक्ट बोल रहा है। अच्छा, क्रिएटेड, अच्छा पार्लियामेंट, सॉरी सॉरी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है यार, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में ना, ध्यान रखो, ठीक है। इसको कट करो, इसका आंसर होगा 1 and 3, ठीक है, सही, गुड। इसको इसको एक ट्रिक में लिखो, ये जेपीएससी में तुम जब भी आएगा ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में, तो 2-3 चीज का ध्यान रखना, या किसी में भी बात आएगा कंफ्यूजन तुम्हारा प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट में, एक बार लिख लेना कि रीड दीज टू टर्म्स प्रॉपरली। पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट का जो टर्म है उसको अच्छे से एक बार रीड करो। अरे इसमें लेकिन एक मिनट रुको, दिस इज तो इसका आंसर क्या है? सी, ठीक है, 1 and 3। इज इट ऑल राइट? देखो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ये दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, उसको अच्छे से रीड करना, ये प्रेसिडेंट है या पार्लियामेंट है, इससे बहुत गलतियां होती हैं, ठीक है। आगे आते हैं 10th। Which of the following represents the federal feature of the Indian Constitution? Federal feature of the Indian Constitution मतलब सेंटर भी और स्टेट भी लेकर के चलना है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर, नीचे से स्टार्ट करें, डिवीजन ऑफ पावर होगा, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ यूनियन, इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है क्या? डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है क्या? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, पर क्या वो फेडरल फीचर को करता है कि वो यूनिटरी फीचर को करता है? मेरे को बताओ। इंटीग्रेटेड मतलब क्या? कि सारे स्टेट का मामला जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के पास, है ना। अब तुम मुझे ये बताओ क्या बोल रहा है? फेडरल फीचर के बारे में बात हो रहा है। तो मान लो डिवीजन ऑफ पावर ये है, तो तुम इसको और इसको ये हटा दो पहले, तो तुम्हारे पास बच रहा है 3 ऑप्शन। इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स ऑफ यूनियन है क्या? 3 नहीं है, ये हट जाएगा, है ना। इंटीग्रेटेड जुडिशरी इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द फेडरल फीचर बट द यूनिटरी फीचर। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ द फेडरल फीचर, तो ये कट जाएगा और आंसर होगा तुम्हारा 1 and 4। देख लेता हूं, मुझे नहीं मालूम इनका क्या है। नहीं होगा। आप अगर लक्ष्मीकांत का प्लेन रीडिंग कीजिएगा ना, देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ लक्ष्मीकांत या मेरे नोट्स में पढ़िएगा, तो वहां पे एक चैप्टर है, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है यार ये सब, ठीक है, इसमें इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। फेडरल सिस्टम है ना, ये एक चैप्टर है फेडरल सिस्टम, इसमें 10 पॉइंट्स दिया हुआ है। 10 पॉइंट में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल पॉलिटी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, दिख रहा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, नॉट इंटीग्रेटेड जुडिशरी, बाइकैमरलिज्म, है ना। और यूनिटरी फीचर में क्या है? यूनाइटेड फीचर में क्या है? यूनिटरी फीचर में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। क्लियर है? डायरेक्ट उठाता है, डायरेक्ट उठा के दे दिया। इंडिया में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स हैं, इसी वजह से वो क्वाजी फेडरल कहलाता है। आंसर क्या होगा इसका? 10 का डी। गुड टू गो। वो वाला ये वाला चैप्टर अच्छे से रीड कीजिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए अपने स्ट्रिक में कि रीड द चैप्टर ऑफ, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, फेडरल चैप्टर ऑफ लक्ष्मीकांत प्रॉपर्ली।
क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय सब्सीक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है भाई, मेरे को प्रेसिडेंट रूल हटाना है तो हटा दो कभी भी जब मन करे, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। The president can assume to himself the power vested in the concerned state high court. हाई कोर्ट को नहीं टच कर सकता है। एक ही तो एक्सेप्शन है कि हाई कोर्ट को वो पावर को चेंज नहीं कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट कट जाएगा। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है, ऑल द 3 स्टेटमेंट तो सही नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्रेसिडेंट कैन टेक अप द पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल बोलो, गवर्नर रूल बोलो, चीफ सेक्रेटरी का रूल बोलो, जिसका बोलो एग्जीक्यूटिव का रूल हो जाता है। प्रेसिडेंट खुद करेगा या गवर्नर को देगा या चीफ सेक्रेटरी वहां पे रूल करेगा, वही कह रहा है। द प्रेसिडेंट किसी से भी पावर ले सकता है क्योंकि एट द एंड ऑफ इट ऑल प्रेसिडेंट रूल। तो कितने स्टेटमेंट सही हुए इसमें? समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे? ट्वेल्थ में आते हैं। विद रेफरेंस टू यूपीएससी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? It is mandated with the classification of services and cadre management of selected candidates. It presents its annual performance report to Parliament. Its jurisdiction can be extended by an act made by Parliament. Which of the following statement is correct? किसको प्रेजेंट करता है ये? किसको करेगा ये प्रेजेंट? प्रेसिडेंट को करता है। एंड प्रेसिडेंट कॉजेज इट टू बी लेट बिफोर द, भाई सबका बॉस अलग अलग है यार। यूपीएससी कभी भी पार्लियामेंट को डायरेक्ट नहीं करेगा, डायरेक्ट वो प्रेसिडेंट को करेगा। प्रेसिडेंट फिर कॉजेज इट टू बी लेट बिफोर पार्लियामेंट। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हुआ ना? काट दूं इसको? कट गया? फोर्थ वाला चेक कर लेता हूँ क्या उसमें 2 है क्या? ना, चलिए ठीक है, तो ये कट गया। इट्स जुरिस्डिक्शन कैन बी एक्सटेंडेड बाय एन एक्ट मेड बाय पार्लियामेंट। जुरिस्डिक्शन को बढ़ा पार्लियामेंट क्यों नहीं कर सकता है? आराम से करेगा। पार्लियामेंट किसका जुरिस्डिक्शन नहीं बढ़ा सकता है? यूपीएससी तो है तो सेंट्रल एजेंसी, तो पार्लियामेंट लॉ बना करके जुरिस्डिक्शन बढ़ा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो नन तो होगा नहीं, वो कट गया, नन है ना, और 2 है नहीं, ये कट गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ये भी गलत है। ये देखो, कार्डर मैनेजमेंट करने का काम इसका नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल का काम है। क्लियर है? सॉल्व हो गया सवाल? क्या है आंसर? सी, 12 का सी। देखो, एक सेंटेंस अगर तुमको सही पता है ना, तो तुम आंसर कैसे स्क्वीज आउट कर रहे हो। दैट इज द की ऑफ यूपीएससी। तुमको नहीं पता होना है पूरा स्टेटमेंट, वो तब ही तुमको जरूरत पड़ेगी जब तुम्हारा ऐसा स्टेटमेंट दे दे ओनली 2, ओनली 3, देन ओनली यू नीड टू नो एवरीथिंग। दैट मेक्स द क्वेश्चन डिफिकल्ट। इज इट क्लियर? इसलिए तो लास्ट ईयर का प्रीलिम्स डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर तो तुम्हारे पास ये ट्रिक काम नहीं करेगा, और ये ट्रिक काम नहीं करेगा तो फिर तुमको पूरा नॉलेज होना चाहिए। सही है? आगे देखते हैं 13th। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे सवाल है, डायरेक्ट है। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय एमएन रॉय। लिखवा रखा है भाई, एमएन रॉय, टिक मार दो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। क्या वो पार्टली इलेक्टेड पार्टली नॉमिनेटेड था क्या? इनडायरेक्टली हम लोग देखते हैं कि उसको डाला गया था सारी चीजों को। तो क्या होगा इसका आंसर?
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो ये सही है। देखो एक बात याद रखना, सुनो मेरी बात, ये मत समझना कि जब ये पार्टली इलेक्टेड लिखा हुआ है तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, इसका मतलब भाई इलेक्ट तुम दो तरीके से हो सकते हो कि नहीं? इलेक्ट तुम डायरेक्ट तरीके से हो सकते हो और इनडायरेक्ट तरीके से तो इलेक्ट होकर के तुम राज्यसभा में जाते हो और इसमें लोकसभा में जाते हो। तो ये स्टेटमेंट गलत कैसे है? ये स्टेटमेंट तो सही है। हो गया कंफ्यूज तुम लोग? डायरेक्टली इलेक्टेड कहां लिखा हुआ है ये बताओ मुझे? लिखा हुआ है क्या डायरेक्टली इलेक्टेड? लिखा हुआ है पार्टली इलेक्टेड। भाई मेरे जब तुमसे कोई कहते हैं ना कि यार मैं तो टैक्स नहीं पे करता हूं, तो टैक्स भी तो दो तरीके का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हर गरीब आदमी जो काम नहीं भी कर रहा है वो भी तो डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करता होगा, लेकिन इनडायरेक्ट तो पे करता है। जीएसटी पे करते हैं ना आप, कहीं जाके खाएंगे या कुछ करेंगे तो जीएसटी पे करेंगे। माचिस की डिब्बी से लेके कुछ भी खरीदोगे तुम उस पर पे करते हो कुछ टैक्स। तो in other words you are paying indirect tax and you are also paying tax. It's just that you're not paying direct tax. क्लियर है? तो यानी ये स्टेटमेंट सही है, कुछ को नॉमिनेट किया गया और कुछ को इलेक्ट किया गया और ये इलेक्ट इनडायरेक्ट था, तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका आंसर क्या होगा? 13 का सी। समझ में आया? समझ में आ रहा है आपको? है ना? कोई डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 14th में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? क्या करेंगे सबसे पहले? नॉट करेक्ट को अंडरलाइन कर देंगे विद रेफरेंस टू, हालांकि इसको यहाँ पे इन लोगों को देना चाहिए था बोल्ड में, यहाँ पे नॉट। यूपीएससी हमेशा बोल्ड में देती है। विद रेफरेंस टू नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी इन्होंने सवाल भर दिया है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। एक बार जब नेशनल इमरजेंसी लगाया गया तो इंदिरा गांधी ने किसी से पूछा भी नहीं, डायरेक्ट रात को 12 बजे कॉल किया किसको? प्रेसिडेंट को। बोला कि भाई प्रेसिडेंट रूल लगा दो जरा। प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया उन्होंने। मैंने क्या बोला? सॉरी, नेशनल इमरजेंसी लगाओ भाई। उसने लगा दिया। सुबह उठ रहे हैं तो वहाँ के मिनिस्टर लोग देख रहे हैं कि नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, तो बोलते हैं हम लोगों से किसी ने पूछा ही नहीं। तो मोरारजी देसाई जब आए प्राइम मिनिस्टर बन करके, उन्होंने बोला कि ये सब बहुत हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और उन्होंने बोला कि अब से अगर कोई भी नेशनल इमरजेंसी लगाएगा तो सारे, एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में, एक ही जगह ये वर्ड है कैबिनेट, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में और कहीं है नहीं है ये वर्ड कैबिनेट। तो कैबिनेट वर्ड को इंट्रोड्यूस किया और बोला कि अब से जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगा ना तो ये कैबिनेट का रिटन रिकमेंडेशन होना चाहिए, साइन किया हुआ रहेगा, तो ही ये मामला आगे बढ़ेगा, वरना नहीं बढ़ेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? ठीक है, पहले मैं ऑप्शन देख लेता हूं पहले, ऐसे तो मैं सॉल्व कर ही लूं, लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन कहाँ गया? अच्छा अच्छा, ऑप्शन नहीं, इसी में से कोई एक सही। तो नॉट करेक्ट की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आंसर नहीं होगा, है ना, नॉट करेक्ट है। जो गलत होगा वही आंसर होगा। अब एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गया तो उसको कितने महीने में पास करवाना है? इनिशियली कितने महीने में पास करवाना है? 1 मंथ, बताया था ना अभी, 1 मंथ। एक बार ये 1 महीने में पास हो गया तो फिर हर 6 मंथ में पास करवाना। और अगर तुम हर 6 महीने में पास करवाते चले गए तो कितना, कब तक करवाते जाओगे? इनडेफिनेटली। 3 साल प्रेसिडेंट रूल में होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में तुमको हर 6 महीना में रिचार्ज करवाना पड़ेगा मोबाइल। समझ में आ रहा है? हर 6 महीने में जाओ, जाकर के किस मेजोरिटी के साथ? स्पेशल मेजोरिटी के साथ जाकर के करवाओ। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 मंथ। ठीक है, इंडेफिनिटली कर सकते हैं, हर 6 महीना, ये भी सही है। रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी पास बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है क्या? स्पेशल मेजॉरिटी मतलब क्या होता है? बताया था ना क्लास में, 2/3 ऑफ
प्रेजेंट एंड वोटिंग टोटल तो नहीं है भाई, अभी क्लास में होने चाहिए थे 100 स्टूडेंट, प्रेजेंट कितने हैं 20, इसमें से भी ये लोग वोट नहीं करेंगे तो ये है प्रेजेंट एंड वोटिंग, इतने लोगों का 2/3 चाहिए। पर सी सैट याद है ना, सी सैट का एक बेसिक लेवल भी होना चाहिए, हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ से ऊपर होना चाहिए, लेकिन टोटल मेंबरशिप तो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी यही आंसर है 14 का सी। सी सैट याद रखना, सी सैट क्या है, सी सैट जनरल स्टडीज 1 में तुम ले आए 150 मार्क्स, और सी सैट में लाए हो 50 मार्क्स, सिलेक्शन होगा। सी सैट में लाए हो 66 और जीएस 1 में ले आए हो जस्ट 86, कट ऑफ कितना है 85। मीन्स लिखोगे, ये बंदा मीन्स लिखेगा, ये बंदा चाहे जितना बोल ले अपने रिश्तेदार को या अपने दोस्तों की, यार मेरा 150 नंबर, क्या फर्क, प्रीलिम्स नहीं निकला इसका। अब ये क्या करेगा, बाइक लेके पहाड़ों में चला जाएगा, जिंदगी का एनालिसिस करेगा, गिरना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता। यही सारी फिलोसफिकल थॉट कब आता है, जब इंसान अपनी जिंदगी का चिंतन करना शुरू करता है। चिंतन कब करता है, जब उसको रियलाइज करता है कि वो क्यों है, क्या है, ऐसा क्यों चल रहा है। तो ये सब चिंतन नहीं करवाना है, जल्दी से 1-2 साल में निकाल करके लवासना जाना है, मसूरी जाओ, वहां पे वो भी पहाड़ों में ही जाओगे, लेकिन कुछ अच्छा करने जाओ वहां पे। समझ में आया, ये 14 का 15 आ जाए, फिर फेडरलिज्म वही वाले चैप्टर से पूछ लिया, जब भी आपको दिखाया मैंने लक्ष्मीकांत में, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज नॉट, फिर देखो नॉट, सर्कल कर दो, नॉट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो होना चाहिए, पर ये आंसर में नहीं होगा। पावर्स हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर्स एंड द स्टेट, ठीक है, ये भी तो सही है। द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द राज्यसभा, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रिप्रेजेंट, ये भी तो सही है। इट इज द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट से हुआ है क्या, इंडिया में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, ये कट गया, आंसर क्या है 15 का डी। ठीक है, सिंपल लग रहा है, सॉल्व करने का तरीका सीख रहे हैं हम लोग। मैं सिर्फ आकर के ये नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर डी, इसका आंसर सी, इसका आंसर बी, आपको तरीका बता रहा हूँ, लाइफ में सॉल्व करने का टेक्निक डेवलप कीजिए। ये क्वेश्चन क्या, कोई दूसरा क्वेश्चन भी आपको ला के दे दो तो वही टेक्निक से आप सॉल्व कर सको, ये आपका असल तरीका है तैयारी करने का, है ना। आगे आ जाते हैं 16th। Which of the following is common between India and British policy polity? वहां पे किसका सोवरेनिटी है, पार्लियामेंट, अच्छा सोवरेनिटी और पार्लियामेंट, चलो ठीक है। वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे भी एग्जिस्ट करता है इंडिया में, उसी से इंस्पायर्ड है। शैडो कैबिनेट, वहां पे शैडो कैबिनेट एग्जिस्ट करता है, इंडिया में शैडो कैबिनेट नहीं एग्जिस्ट करता है। शैडो कैबिनेट क्या होता है, ऑपोजिशन। देखो एक किचन कैबिनेट होता है, 2 वर्ड यूज होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कहीं पे यूज नहीं है, पर इनफॉर्मली बोला जाता है किचन कैबिनेट। देखो एक क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, 70-80 हो सकते हैं। ये सारे जो इतने सारे मिनिस्टर्स अभी जो अभी इन्होंने क्या किया, अभी ओथ लिया, वो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कुछ खास मिनिस्टर्स होंगे, ये इनको कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक बड़ा नंबर है, और कैबिनेट इनसे भी छोटा एक है, जो जैसे अमित शाह और मोदी घूमते रहते हैं साथ में, दोस्त यार टाइप है। हाँ भाई मतलब एक तरीके से कि दोनों एक किचन में ही रोज उठ रहे हैं, फ्लैट शेयर कर रहे हैं। हाँ भाई जा चाय बना देना, हाँ भाई सुबह के नाश्ते में क्या है, तो वो किचन में एक दूसरे के साथ रहने, इसलिए इसको किचन कैबिनेट कहते हैं। समझ में आया किचन कैबिनेट क्या होता है ये वर्ड। इसका भी एक फर्दर कोर मतलब जो होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं किचन कैबिनेट। मतलब इतना इनफॉर्मल टाइप का, दोस्त यार टाइप का मिनिस्टर, एकदम साथ साथ उठता है बैठता है। और इसी का परछाई, यानी एक मान लो एक मिरर है एक तरीके, तुम देख लो इसका जो ऑपोजिट है, इसको शैडो कैबिनेट कहते हैं। जैसे इसकी सरकार गिरेगी, इमीडिएटली शैडो कैबिनेट जिम्मेदारी ले लेगा उसका। ये वेस्ट में होता है, इंडिया में नहीं होता है। तो विच इज कॉमन बिटवीन, ये इंडिया में नहीं है। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट वेस्ट में है, इंडिया में नहीं है। यहाँ पे किसका है,
कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये गलत हो गया। सिस्टम ऑफ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्ट्री, इंडिया में नहीं है, वेस्ट में है। यहाँ पे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो ये कट हो गया, इसका आंसर है डी, 16 का है डी। ठीक है, 17 में जाते हैं। Which of the following are correctly, which of the following is correctly matched? यूनिटी और इंटीग्रिटी किसके बारे में बात कर रहा है? कौन सा क्वेश्चन है ये? 17। हम लोगों ने देखा ये सेक्युलर के बारे में बात कर रहा है, आर्टिकल 15 एंड 16। क्यों? 15 किसके बारे में बात करता है, आप बताइए? आर्टिकल 15 जनरल प्रोहिबिशन, बताया था क्लास में, डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मेनी ग्राउंड्स? 5 ग्राउंड्स। आर्टिकल 15 में 5 ग्राउंड्स, आर्टिकल 16 में 5 + 2 7 ग्राउंड्स। उस 5 ग्राउंड में एक ग्राउंड क्या है? रिलीजन। रिलीजन के बेसिस पर कोई किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। तो अगर रिलीजन के बेसिस पर तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है तुम सब रिलीजन को बराबर देख रहे हो, सेक्युलर कैरेक्टर हो गया। और वही रिलीजन वाला पॉइंट 16 में भी है। 16 में भी तुम रिलीजन के बेसिस पर नहीं देखोगे तो वो भी सेक्युलर हो गया। सेक्युलर मतलब क्या? सेक्युलर मतलब इधर तो रिलीजन और स्टेट एकदम सेपरेटेड है, जो कि वेस्ट की तरह है, या स्टेट की जिम्मेदारी है कि सारे रिलीजन को बराबरी से देखे, जो इंडिया में होता है। रिलीजन की बेसिस पे तुम डिस्क्रिमिनेट नहीं करोगे। तुम ये पोजीशन इसको इसलिए नहीं दोगे क्योंकि वो हिंदू है या वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, ऐसे नहीं चलेगा। सबको बराबरी से देखो, वो हिंदू भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इन अदर वर्ड्स ये स्टेटमेंट सही है। लिबर्टी, आजादी, 19 किसके बारे में बात करता है? फ्रीडम के बारे में, सही है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना? ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। 17, 18 में आ जाए, 18 में आ जाते हैं। Which of the following rights are implicit under the right to life and personal liberty? फ्रीडम ऑफ प्रेस किसमें है? आज पढ़ाया क्लास में, किसमें फ्रीडम ऑफ प्रेस? 19। राइट टू लाइफ किसमें है? 21। फ्रीडम ऑफ प्रेस इम्प्लिसिट किसमें है? आर्टिकल 19। तो इसको कट कर दें क्योंकि ये तो 19 का इम्प्लिसिट है, और आपसे ये क्या पूछा? 21 के बारे में। फ्रीडम ऑफ प्रेस बताया था ना, प्रिंट मीडिया, मोशन मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये 3 मीडिया। प्रेस जर्नल्स को बैन किया ब्रिजभूषण के केस में। ब्रिजभूषण और करण थापर, रमेश थापर, करण थापर, रमेश थापर, रमेश थापर और ब्रिजभूषण के केस में पूरा हिस्ट्री आज आप लोगों को बता दिया। तो ये दो में क्या कर रहा था? जर्नल्स को ही तो बैन कर रहा था, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को ही तो हटा रहा था। तो किसके बारे में बात कर रहे थे? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये 1 को मैं हटा दूं, तो 1 को अगर हटा दिया, आंसर आ गया। क्या चाहिए लाइफ? चिल करो यार, लाइफ में क्या यूपीएससी करते हैं। अब जो एकदम दिन रात 8 घंटा पढ़ रहा होगा, नहीं 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 मेरे नोट्स में मुझे याद नहीं आ रहा है, वो पेज नंबर क्या रीड किया था मैंने, ऐसे नहीं चलेगा। इतना सोच रहे हैं, बैठ रहे हैं। लाइफ को थोड़ा सा आराम से, रिलैक्स्ड, स्मार्ट स्टडी करो। हार्ड वर्क नहीं चाहिए यूपीएससी, स्मार्ट, हार्ड वर्क प्लस नोइंग व्हाट यू आर स्टडी। तुमको जो पढ़ना है वही पढ़ो जो पूछा जाता है। ये नहीं कि अभी बैठ रहे नॉवेल पढ़ रहा था मैं अभी, प्लेटो का रिपब्लिक, सोचा फिर उसके बाद गांधी का माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ थोड़ा पढ़ लूँ ताकि गांधी जी क्या बोलते थे थोड़ा सा पता चले, या नेहरू का डिस्कवरी ऑफ इंडिया, थोड़ा वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए। ऐसे लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। जो सवाल पूछता है 20 साल से पूछ रहा है उसको पढ़ के जाओ बस। करंट अफेयर्स पढ़ो ठीक से और अपना स्टैंडर्ड बुक्स को ठीक से पढ़ो, प्रीलिम्स निकल जाएगा। हो गया, खत्म। प्रिंसली स्टेट को कैसे लिया गया? अब देखो, कश्मीर के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया, पढ़ा चुका मैंने। जूनागढ़ पे पुलिस एक्शन हुआ कि हैदराबाद पे? हैदराबाद पे हुआ, तो ये गलत हो गया।
और जूनागढ़ पे क्या हुआ, रेफरेंडम, तो ये गलत हो गया। इसी को ऑपरेशन पोलो कहा जाता है, जो पुलिस एक्शन हुआ इस पे हैदराबाद पे। तो क्या स्टेटमेंट सही है, थर्ड सही है, 3 ओनली, बी। आगे बढ़ो। ट्वेंटियथ, Which of the following statements are reasons for adopting the parliamentary system of government? हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? ब्रिटिश के टाइम में क्या था, पार्लियामेंट्री तो चल रहा था, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं उससे फेमिलियरिटी था। पहला स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ द फेमिलियरिटी विद द सिस्टम, ठीक है, हमें पता था कि क्या होता है, तो हम लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया। चेक कर लो यहाँ पे जो जो वन नहीं है उसको हटा दो, हट गया, 2 बचा। अब उसमें भी तुम देखो, एक या तो 2 होगा या 3 और 4 होगा। यार पार्लियामेंट में स्टेबल गवर्नमेंट होता है क्या? कब गिर जाए सरकार, मेजोरिटी में नहीं है। पार्लियामेंट्री ज्यादा स्टेबल होता है या प्रेसिडेंशियल? प्रेसिडेंशियल ज्यादा स्टेबल होता है, पार्लियामेंट्री तो स्टेबल ही नहीं है। तो हम लोग स्टेबल गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देने के लिए थोड़ी लिए हैं, हम लोग कलेक्टिव वॉइस के लिए लिए हैं, ये वाला रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए किए, ना कि स्टेबल। लीस्ट स्टेबल होता है ये अगर तुम मेजोरिटी में ना हो। कल को टीडीपी और जेडीयू अगर खींच लेगा तो सरकार गिर जाएगी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, स्टेबल गवर्नमेंट के लिए किया क्या? नहीं। अब जब नहीं किया तो आंसर क्या है, 1, 3 और 4, क्योंकि 2 होगा नहीं सही। आपको समझ में आ रहा है सबको? क्लियर? 2 स्टेटमेंट गलत है तो 3 और 4 होगा। मैंने रीड भी नहीं किया 3 और 4 क्या है, घर जाके रीड कर लीजिए एक बार क्या है 3 और 4 में। आपको ये पता है कि 2 गलत है, और 2 गलत है मतलब 3 और 4 होगा। सॉल्व हो गया, आगे बढ़ते हैं। बाद में रीड कर लो। हाँ, नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स परपेचुअल, ये सब रीड करवा करके आपका टाइम पास करवाना चाहता है। ग्रेटर स्कोप फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस, ठीक है। 21 में आ जाते हैं। फाइनेंस कमीशन के बारे में बोल रहा है। विच आर्टिकल? 280 कौन सा क्वेश्चन है? 21। क्या बोल रहा है? फाइनेंस कमीशन के बारे में बोल रहा है। फाइनेंस कमीशन के बारे में बोल रहा है, आर्टिकल 280 में ये बात करता है। पार्लियामेंट डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर। पार्लियामेंट डिसाइड्स, या क्वालिफिकेशन होना चाहिए या सिलेक्शन प्रोसीजर होना चाहिए, ये सब। मान लीजिए कि इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा देर के लिए इसको आप रोक छोड़ दीजिए। सेकंड रीड कर लेते हैं। It provides the guidelines for distribution of share of taxes among center states and PSUs। है क्या सही? PSUs को करता है क्या ये? छोड़ दीजिए थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए, ठीक है। कई बार इस फाइनेंस कमीशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कई बार। ईच स्टेट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन टू allocate रेवेन्यू टू पंचायती राज। ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है पंचायती राज को पैसा देने के लिए, तो ये स्टेटमेंट सही लग रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट। ये समझ रहे हो? देखो, फाइनेंस कमीशन होता है और एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, स्टेट में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके बीच और ये जो लोकल गवर्नमेंट है उनके बीच का पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा उसके बारे में बताता है। और फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि आपका सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे का अलॉटमेंट होगा उसके बारे में वो बात करता है। तो अब देखो, ये स्टेट हैज टू कॉन्स्टिट्यूट टू एलोकेट, ये स्टेटमेंट सही है। आपसे क्या बोल रहा है? नॉट करेक्ट। तो 3 तो करेक्ट है। 3 अगर करेक्ट है तो इसमें क्या होगा, क्या कट जाएगा? सी और डी, सी और डी कट जाएगा। अब बचा 1 और 1 और 2, यानी 1 डेफिनेटली नॉट करेक्ट है। हो गया ना? आपको समझ में आ रहा है? 1 डेफिनेटली नॉट करेक्ट है क्योंकि दोनों में है। 2 को देखना पड़ेगा हम लोग को। तो 1 क्या है? 1 क्या है? पार्लियामेंट डिटरमाइंस द क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसीजर एंड द टेन्योर ऑफ इट्स मेंबर। ये सेंटेंस गलत है क्योंकि पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है आपका क्वालिफिकेशन
और सिलेक्शन प्रोसीजर, लेकिन जो टेन्योर है वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। ये जो टेन्योर है ना, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, और ये दोनों जो है वो पार्लियामेंट डिसाइड करता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। और दूसरा देख लेते हैं, इट प्रोवाइड्स द गाइडलाइंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयर अमंग, ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है, क्योंकि पीएसयूज के लिए वो नहीं बोलता है, पीएसयूज के लिए वो नहीं बोलता है, बाकी दोनों के लिए बोलता है, सेंट्रल स्टेट के लिए बोलता है, पीएसयू के लिए वो नहीं बोलता है, पीएसयू को कितना पैसा देना है क्या बोलता है उसको, वो फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। तो दीज टू स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा फाइनेंस कमीशन का आपका रिविजन हो गया। तैयारी कैसे करेंगे, हर टॉपिक का कुछ 20-20, 25-25 क्वेश्चन अपने पास रखिए, उसको सॉल्व कीजिए, जहां जहां फंस रहे हैं थोड़ा सोचिए, फिर भी आपने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, और जो भी आंसर आया, ऑब्जर्वेशन आया, उसको लिख लिया, और फिर जाकर के अपने नोट्स में जाओ और उसको रिवाइज कर जाओ। अदरवाइज रिवर्स इंजीनियरिंग करना, ये कभी मत करना कि पहले नोट्स रिवाइज करेंगे तो फिर टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, कभी नहीं, उस पर फिर कोई एंड नहीं है उसका। हमेशा क्या करो, तो ट्रिक नंबर कुछ लिखो, ऑलवेज हैव टॉपिक वाइज क्वेश्चन, topic wise question, solve them, topic wise questions, solve them and get back to your notes. Get back to your notes. अदरवाइज करना, बहुत लोग क्या बोलेंगे कि पहले मैं सिर्फ नोट्स पढ़ लेता हूं, नहीं वैसे मत करना, पहले क्वेश्चन बनाओ। देखो अब इस क्वेश्चन को तुमने बनाया, अब इसको लिख लो कहीं पे, फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ जब भी मैं पढ़ूंगा, मैं ये 10 सवाल को पहले रिवाइज कर लूंगा, क्योंकि फिर तुम्हारे दिमाग में वो फंस जाएगा बात, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। अब फंडामेंटल ड्यूटीज को देखो, क्वेश्चन नंबर 22, ये कब आया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था क्या? अब देखो सवाल, द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रेमर्स कौन? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठा हुआ है। ये कब आया? 1976 में। कौन सा अमेंडमेंट से आया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। फ्रेमर लोग कब आए? 46 में स्टार्ट किया है, 49 में खत्म किया है। तो पॉसिबिलिटी कि बहुत सारे फ्रेमर्स तब तक जिंदा रहेंगे, नेहरू भी जिंदा नहीं थे तब तक, नेहरू 64 में मर गए, तब तक तो जिंदा भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना भाई। शायद ही कोई बचा होगा इक्का दुक्का जो इसमें होगा और इसमें भी मौजूद रहेगा। ठीक है, देखो, द पार्लियामेंट बाय पासिंग अ बिल विद सिंपल मेजॉरिटी कैन चेंज द प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहां मेंशन्ड है? वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मान लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटी इसी के अंदर है ना। तो अगर तुम इसको चेंज करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहे हो, और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए तुमको क्या चाहिए? स्पेशल मेजॉरिटी, ना कि सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है? इसको कट कर दो, आंसर क्या है? डी। ट्वेंटी थर्ड में आ जाते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ 5 मेंबर बॉडी। पहले ही मजाक कर रहे हैं, कितने मेंबर्स का बॉडी है? ठीक है, भी न्यूज में था, कट कर दिए तो 1 कट हो जाएगा, 1 कट हो गया, कट। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स द इलेक्शन शेड्यूल। होम मिनिस्टर करता है क्या? मतलब एक्चुअली तो नहीं करता, पीछे में फोन करके इनडायरेक्टली बोले तो एक अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली तो होम मिनिस्टर नहीं करता है भाई। कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। ये गलत है, ये गलत है, तो ये गलत है, तो 3। समझ में आ गया? थर्ड तो आपने रीड भी नहीं किया। ये वही बात हो गया कि बॉल को ऐसे मारा और देखा भी नहीं कि कहाँ 6 गया। धोनी का वो है ना, राशिद खान मारता है ना ऐसे करके, फिर ऐसे नीचे देखता है बॉल की तरफ, बॉल 6 पे चला गया। इसको कहते हैं एटीट्यूड। यूपीएससी को एटीट्यूड के साथ डील करो। समझ में आ रहा है? ऐसे टेक रीड भी नहीं करूंगा मेरे पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इस बार प्रीलिम्स में सवाल आ गया डिलिमिटेशन कमीशन पे। डिलिमिटेशन
कमीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, मतलब मान लो कि अगर ये उड़ीसा है और उड़ीसा में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ये, अब इसको भी फर्दर मुझे इसके अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी और बना देना है, तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसके पास है? डिलिमिटेशन कमीशन के पास है। ये अधिकार किसके पास है? डिलिमिटेशन कमीशन के पास है। और ये पावर किसको दिया गया है? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया, पार्लियामेंट को नहीं दिया गया, ये प्रेसिडेंट को दिया गया। 24 का आंसर लिख लो सी। मतलब ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट है ना, और ये बाउंड्रीज बनाता है कि कहां कहां पे क्या होगा, तो इसका आंसर है 24 का सी। हाँ जी जी हाँ, द पावर टू अपॉइंट डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स, मतलब जो इसको अपॉइंट करने का है, वो पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है। डिलिमिटेशन एक्ट है, डिलिमिटेशन एक्ट के तहत हम लोग देखते हैं कि लॉ तो बनता ही है, पर ये पावर दिया गया है प्रेसिडेंट को। देख लेता हूं, मैं खुद भी चेक कर लेता हूं एक बार। The Delimitation Commission is appointed by the President of India under the Delimitation Act 2002, और ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके आपका बाउंड्री बनाता है ना। डिलिमिटेशन कमीशन को अपॉइंट करने का पावर प्रेसिडेंट को दिया गया। अब आ जाते हैं 25 में। विच ऑफ द फॉलोइंग द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, अच्छा ये 5 सेंटेंस वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, है ना। जहां भी 5 सेंटेंस आ जाए ना, नीचे से स्टार्ट करो। ये लिखो, whenever the statement is more than 4, more than 3, लिखवा दिया क्या नीचे से? चलो ठीक है। तो अब देखो, which of the following are the features of presidential government? Executive enjoys the right to get the legislature dissolved. Executive मतलब president, he gets the right to get the legislature dissolved. ये इसमें नहीं होता है 5 में। फीचर्स प्रेसिडेंशियल का तो ये नहीं है, रुक जाओ फिर फर्स्ट देखता हूँ। फिर द मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल में होता है क्या ये? नहीं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, कट करो। तो ये और ये कट हो गया, ठीक है। पहला वाला गलत है, किसमें रिस्पॉन्सिबल है? पार्लियामेंट में। ये सवाल ऐसा क्यों दे रहा है यार, ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं सवाल। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव इज वेस्टेड, ठीक है, प्रेसिडेंट में स्ट्रिक्ट। तो आपका 1 कट हो गया, तो ये और ये कट हो गया। 2, 3 and 5 या 2 and 3, तो 2 and 3 तो सही है, ठीक है, 2 and 3 तो सही है। अब 5th हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार। एग्जीक्यूटिव एंजॉयज द राइट टू गेट द लेजिस्लेचर डिसॉल्व, है क्या ऐसा? प्रेसिडेंशियल में है क्या ऐसा? कैसे है? सेनेट आपका अलग है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर है। क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट है या फिर बाइडेन है तो वो पूरे सेनेट को डिसॉल्व कर देगा क्या? सेनेट तो अलग है, प्रेसिडेंट तो अलग है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? प्रेसिडेंट आपका अलग है और सेनेट अलग है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है प्रेसिडेंशियल में, वो उसको डिसॉल्व नहीं कर सकता है, वो अलग है। पार्लियामेंट में क्या होता है कि वो असेंबली का पार्ट है और वो बोल सकता है प्रेसिडेंट को कि फ्रेश इलेक्शन करवा दो या वी आर नॉट इन मेजॉरिटी तो डिसॉल्व कर दो उसको। तो यहाँ प्रेसिडेंशियल में नहीं हो सकता है। समझ में आया? तो ये कट कर दो। तो क्या है आंसर? 2 and 3, ठीक है। अब आ जाओ 26 में। कैग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार मार्क कर लो, कैग को अच्छे से पढ़ के जाना। He submits his audit report to the president. जब वो सेंटर का जब ऑडिट करता है तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, जब स्टेट का करता है तो गवर्नर को करता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। He compiles and maintains the account of center and the state. नहीं, सेंटर का करता था 1976 तक, 1976 तक करता था, अब नहीं करता है। अब ये कंपाइल नहीं करता है, इसका ये सेंटर का नहीं करता है, सिर्फ स्टेट का करता है, ठीक है। क्या चीज? कंपाइल।
ये 76 में एक अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है। जो कैग क्या करता है, सिर्फ सेंटर का करता है, तो यहाँ पे लिख लो उसको, स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट को, ये वाले सेंटेंस को स्टार मार्क कर लो। कैग क्या करता है, सेंटर और स्टेट का पहले दोनों का करता था, क्या करता था, कंपाइल करता था और मेंटेन करता था। पर 1976 के बाद हम लोग देखते हैं कि अमेंडमेंट किया गया और अब इसका ये कंपाइल नहीं करता है, पर इसका अभी भी करता है। तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस सही है। तो 2 को कट कर दो, आंसर है 1 and 3। He conducts and audits the expenditure on the behalf of the parliament। तो इसका आंसर है 1 and 3, 1 and 3। इसको रीड कर लेना कैग को। 27 डीपीएसपी, क्या ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ है? देयर आर नो डायरेक्टिव्स टू द स्टेट आउटसाइड पार्ट 4। आउटसाइड पार्ट 4 है कौन कौन सा? वेरी गुड, 335, 350A, 350B, है ना, पढ़ेंगे हम लोग 335, 350A, 350B। तो ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। तो 2 को कट कर देंगे, 2 कट। The court can declare a law in violation of the DPSP to be void and invalid। पूरा जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यही तो पढ़ा कि डीपीएसपी को पुश करने के लिए अगर कोई लॉ बनाए तो वो वैलिड नहीं होगा 39B और 39C के लिए। तो ये सेंटेंस भी आपका गलत है। और ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किस चीज के लिए लाया गया था? प्रीएम्बल, हाँ, प्रीएम्बल के लिए। तो ये क्या है, डीपीएसपी के लिए बोल रहा है, तो ये सेंटेंस गलत है। समझ में आया? तीनों गलत है, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। 28 वाला मुझे नहीं पता क्या है, देख लीजिएगा। मैं सिर्फ पॉलिटी डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वैसे लिख लीजिए, अगर मैं आपको आंसर बता देता। 28 का आंसर डी है, टिक मार लो अगर, वैसे पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। 29 का आपका क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का आंसर है बी, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। 30th में आता है। Which of the following provisions of the Constitution requires special majority? अगर स्टेट को हम लोगों को बनाना है, नए स्टेट को बनाना है, तो क्या वो स्पेशल मेजोरिटी से चाहिए होता है? Which article? Which article? स्टेट को किस आर्टिकल में बनाते हैं? अरे जो लोग मेरा बैच अटेंड कर रहे हैं आज, वो तो बताओ यार। दुनिया भर की किताबें खोल करके लाते हो, पढ़ते रहते हो बेसिक। कौन सा आर्टिकल 3? एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। तुम नए स्टेट को तोड़ के बना रहे हो, उत्तराखंड बना रहे हो उत्तर प्रदेश से, तो आर्टिकल 3 हुआ ना। क्या सिंपल मेजोरिटी से होता है ना, वो पार्लियामेंट बनाता है, तो क्या होगा ये गलत है। कोरम मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होता है? सिंपल मेजोरिटी। एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, सिंपल मेजोरिटी। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैटर, स्पेशल मेजोरिटी। आप लोग जाके रिवाइज कीजिए, ये बहुत बेसिक चीज है यार, ये बहुत बेसिक चीज है, कैसे चलेगा। तो क्या है इसका आंसर? 30 का डी। क्या सुचिता, रिवीजन नहीं कर रही हैं आप जी? क्वेश्चन देखा तो आपने? जब जो डिस्कशन हो रहा है वही वाला देखिए, है ना। जो हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ वही वाला देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही वाला रिवाइज कीजिए, है ना। और जितना बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए उतना ही वाला पढ़िए, ठीक है। उसके बियॉन्ड नहीं, उससे कम नहीं, है ना। रिवाइज कीजिएगा, कल मैं आपसे सवाल पूछूंगा। और आपसे भी, आप दुनिया भर के सवाल पूछती हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, रिवाइज करके आइए ना। एकदम बेसिक सवाल है यार, आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक्सक्यूज देते हैं, ऊपर वाला देख रही थी, नीचे वाला नहीं था। चलिए, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, क्वेश्चन नंबर
31, the salary and the allowances of the service conditions of Central Vigilance Commissioner are the same as those of the chairman of Union Public Service Commission. तो देखो, आपको गवर्नेंस पढ़ाया होगा, तो सीवीसी के बारे में बताया होगा. सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर एक होता है, और नहीं पढ़ाया क्या? सीवीसी छोड़ दिया क्या? सवाल पूछता है प्रीलिम्स में, गवर्नेंस में ये सब नहीं पढ़ाया गया है क्या? बहुत कुछ नहीं पढ़ाया गया है क्या? जरूरी है ये सब. विजिलेंस कमिश्नर्स होता है एटलीस्ट 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है एक सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और एटलीस्ट 2 विजिलेंस कमिश्नर्स. इसकी जो सैलरी होती है ना, वो यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होती है, और इसका जो होता है ना, वो यूपीएससी के मेंबर्स के बराबर होती है. यूपीएससी का भी चेयरमैन होता है, यूपीएससी के भी मेंबर्स होते हैं. तो ये ऐसे होता है. तो ये स्टेटमेंट सही है. एंड सेकेंड, इट इज चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी सही है. दोनों स्टेटमेंट सही है. तो 31 का बी, 31 का सी, सॉरी 31 का सी. एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, जो इतना मैं बता रहा हूँ लिख लीजिएगा, है ना? नहीं लिखा है आपने, लिख लीजिए. लिख लिया? लिख लीजिए ताकि रिवीजन में मदद मिले. इंपॉर्टेंट है ये, है ना? आगे बढ़े. सुना सुना लग रहा है? मिनर्वा मिल, शंकरी प्रसाद, केशव आनंद भारती. बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया? सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो 2 तो डेफिनेटली होगा, तो 2 होगा तो इसको हटा दूं. शंकरी प्रसाद, पार्लियामेंट कैन एब्रिज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. शंकरी प्रसाद, क्या बोला शंकरी प्रसाद? कौन सा केस था जिसको ओवरटर्न किया शंकरी प्रसाद ने? कामेश्वर प्रसाद, है ना, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत? किसी भी फंडामेंटल राइट को ब्रिज कर सकता है. स्टेटमेंट सही है. मिनर्वा मिल, फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुड बी बैलेंस्ड. विच डीपीएसपी? क्या बोल रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए. हाँ, it is being talked about in, नहीं समझ आया. ये हार्मोनिक बैलेंस, ये आप कह रहे हैं? लास्ट में जो इतना लड़ाई झगड़ा चला, लास्ट में कहां सेटल किया? मिनर्वा मिल में क्या बोला कि भाई अब यही रहेगा, 39 बी और 39 सी रहेगा, तो तुम उसको प्रेफरेंस दोगे और दोनों के बीच बैलेंस होगा. ये वही इसी बात पे बोला गया ना. तो तीनों स्टेटमेंट सही है कि गलत? तीनों स्टेटमेंट सही है. ठीक है, तो आंसर है डी. 33, which of the following are regarded as main features of rule of law? रूल ऑफ लॉ कहां से? विच आर्टिकल? आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ. रूल ऑफ लॉ, तो रूल ऑफ लॉ मतलब लिमिटेशंस ऑफ पावर. इक्वालिटी बिफोर लॉ, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट. पीपल की जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू द पीपल, है ना? तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है. थर्ड स्टेटमेंट कट कर दें, तो 2 and 4 और 1 2 and 4 बचा. 1 क्या है? लिमिटेशन ऑफ पावर, विच इज राइट. पावर का लिमिट करना है, लिमिटेड गवर्नमेंट करना है, तो आंसर क्या होगा? 1 2 and 4, यानी आंसर सी. क्लियर है? यार ये स्टेटमेंट गलत है ना, पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट. आगे बढ़ते हैं. बताओ ये 34 बताओ. आप बताइए, क्या लग रहा है ये सवाल? हाँ, रीड कीजिए ना सवाल, बताइए, रीड कीजिए.
हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। वेरी गुड। बताइए, इतना सिंपल सवाल है, आगे बढ़े। 35 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियन फेडरलिज्म, फिर वही पॉलिटी वाला चैप्टर पढ़ लेंगे जो अभी दिखाया था मैंने, है ना, उससे बहुत सवाल आता है, वो मैंने लिखवा भी दिया है नोट्स में, रिवाइज कर लीजिएगा, है ना। देखिए, पार्लियामेंट कैन चेंज द एरिया बाउंड्री एंड द नेम ऑफ एनी स्टेट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। क्या ये फेडरलिज्म का पार्ट है? भाई तुम मेरे स्टेट को तोड़ दे रहे हो जब मन तब मन, तो कहां तुम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर किए? तुम तो यूनिटरी पावर अपने पास रखे। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ तो कट कर दो 1 1 1, आंसर है 2 and 3। पहले स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, सबको समझ में आया? पहला स्टेटमेंट गलत है तो कट हो गया ना, तो ऑप्शन कट हो गया, तो 2 and 3 आंसर। आगे बढ़े, आपको समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट नहीं ना? आराम से, कंफर्टेबल। 36 फिर अटॉर्नी जनरल पे बात हो रही है। अटॉर्नी जनरल विच आर्टिकल? 76। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वकील। किसका? गवर्नमेंट का। वो व्यक्ति होता है जो कि उसको हर जगह हर कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है, और वो हर जगह किसी भी जगह पे जाकर के बैठ सकता है, किसी भी कमेटी का मेंबर हो सकता है। बस एक ही काम नहीं कर सकता है, वो वोट नहीं कर सकता है। वो वोट क्यों करेगा? उसके पास थोड़ी वो इलेक्टेड है। ठीक है, इतना पता है तो आपका अटॉर्नी जनरल हो गया। तो अब देखो, इस पे हर दूसरे तीसरे साल यूपीएससी सवाल पूछता है। ही कैन अटेंड द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड कैन वोट। क्या ये सेंटेंस सही है? वोट नहीं कर सकता तो मतलब क्या? थर्ड हटा दो, हो गया यार, टाइम नहीं है अपने, समझ गए? 36 तक कौन रीड करेगा? 37 में आ जाओ। लोकपाल। Following statements about Lokpal: the salary allowances and other conditions of service of the Lokpal chairperson are same as of the Chief Justice of India. Chief Justice of India के सेम ही रहता है, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। सेकंड, the administrative expenses of the Lokpal is charged upon the consolidated fund of India. अब कोई भी लोकपाल है, वो लोकपाल करता क्या है? लोकपाल का काम क्या है? गवर्नेंस में पढ़ा होगा, है ना? नहीं पढ़ा, कोई बात। हाँ, क्या? जो भी प्राइम मिनिस्टर का इन्वेस्टिगेशन से लेकर के जो भी मिनिस्टर्स का इन्वेस्टिगेशन करना है, जो भी ग्रेड ए ऑफिसर का, ग्रेड बी ऑफिसर का जो इन्वेस्टिगेशन करना है, वो एक ही एजेंसी कर सकती है, प्राइम मिनिस्टर का भी, वो है लोकपाल। और लोकपाल का चेयरमैन कौन होगा? somebody who is going to be the ex चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उससे इंडिपेंडेंस एक्सपेक्ट करोगे तो उसकी सैलरी भी तो तुम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही दोगे ना। सैलरी, अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस ऑफ द लोकपाल सेम एज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सही है। आई एम श्योर कि आप लोगों को क्यों नहीं पढ़ाया गया ये, प्रीलिम्स में सवाल आता है, यानी गवर्नेंस का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सेंटेंस सही है, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में होएगा, तो दोनों सेंटेंस सही है, तो बोथ बोथ। ठीक है। 38 में आते हैं। 38 which of the following are correct with reference to the special officer for linguistic minority? किस आर्टिकल में बात होती है इसके बारे में? 350B पढ़ाएंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है, कुछ छूटेगा नहीं, सिलेबस कंप्लीट होगा। 350B 350B। तो जब आर्टिकल 350B है तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हुआ। भाई जो भी चीज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस किसको कहते हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। एनीथिंग व्हिच इज फाइंडिंग इट्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो इसमें देख लो, जहां जहां वन नहीं है उसको हटा दो, तो एक ही हटा। He is appointed by the President of India, of course, ऐसा पोजीशन जो भी है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेगा, तो 2 भी सही है, तो 1 and 2। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं। He investigates all matters related to the safeguard, बहुत कॉमन स्टेटमेंट है। हाँ भाई, आपको बनाया गया इसीलिए कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का ध्यान रखिए। सही है, आंसर क्या है?
1 2 एंड 3। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज आर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। एक ट्रिक बता देता हूं, जब अब यूपीएससी का कोई भी सवाल आए जिसमें ये बोले कि प्राइम मिनिस्टर कौन कौन सा हेड करते हैं, तो मान लो सारा ऑप्शन सही होगा। ऐसे चांसेस है 90%। सच है, लाइफ का पता ही नहीं कल जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। अभी रोज उठने का एक उम्मीद है ना, कल का प्लान बना रही है ना, कल लाइब्रेरी आना है, कल क्लास नहीं आना है, ये सारे प्लान बनते हैं ना। क्या पता अगले एक महीने में क्या हो, एक दिन एक मिनट में क्या हो। एकदम परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है ऐसे ही। ठीक है, तैयारी करके जा रहे हैं, ये सब तब है कुछ नहीं आता है, तब कुछ भी नहीं आता है, हल्का फुल्का आ रहा है, बस उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। ये नहीं कि बस ट्रिक पढ़ा करके मैं भेज रहा हूँ। तो फिर जीएस फाउंडेशन कोर्स क्यों करवाया जा रहा है, ताकि कंप्लीट हो जाए, फिर लास्ट में जो 10-20 क्वेश्चन है वो निकले। तो इसका आंसर क्या है, सही पूरा मार दीजिए टिक। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसे उठाया हुआ है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बनाइए। आगे बढ़ते हैं। With reference to the acquisition of citizenship, with reference to the acquisition of citizenship under the Citizenship Act of 1955, consider the following statements. Consider the following statements. The children of foreign diplomats posted in India can acquire Indian citizenship by birth. ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, फॉरेन डिप्लोमेट्स लोग अलग पासपोर्ट पे आते हैं, डिप्लोमेट पासपोर्ट पे आते हैं, अपने बच्चों को यहाँ जन्म देंगे तो उनके बच्चे बाय बर्थ यहाँ का अक्वायर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको कैंसिल कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, समझ में आया। लिखिए, इसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। द चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स कैन नॉट अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कट कर दीजिए इसको, दे कैन नॉट अक्वायर इंडियन सिटीजनशिप बाय बर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, इफ एनी फॉरेन टेरिटरी बिकम्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द टेरिटरी ऑटोमेटिकली बिकम्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। ये सेंटेंस भी गलत है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करता है, उसके बाद ही उसको सिटीजनशिप मिलता है। जैसे पौंडीचेरी का अगर एग्जांपल देखे, जब वो इंडिया का पार्ट बना तो फिर गवर्नमेंट ने इशू किया आपका एक सिटीजनशिप ऑर्डर 1962 में, जिसके बाद वो बनता है। ऑटोमेटिकली नहीं बनता है, सरकार एक ऑर्डर पास करती है, उसके बाद वो जाकर के सिटीजनशिप बनता है। इसको स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिवीजन में डाल दीजिएगा इसको। तो ये सेकंड वाले पॉइंट को आप कट कर दीजिए, ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं बनता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका, नीदर 1 नॉर 2। अब 41 वाला देखिए, वो पॉलिटी का नहीं है, पर 41 का आंसर है बी। करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो मिल जाएगा। 41 का बी। 42 लवानी डांस कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। ठीक है, 43 बी, वाई जेड सेटी बीज वाला जो है, इसका आंसर लिख लीजिए। 43 का सी है ना। फिर ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इसका लिख लीजिए। 44 का बी है ना। ये आपके इन्वायरमेंट वाले सर रहेंगे तो शायद डिस्कस कर लें। द टर्म पॉलीफ्लोरोएल्कलाइल सब्सटेंस 45 का आंसर है बी, है ना, बी टिक मार्क कर लीजिए। मिशन वत्सआलय करंट अफेयर्स में, इसका आंसर है 46 का आपका सी, 46 का सी। 47 का लिख लीजिए, 47 का डी। 48 का बी टिक मार लीजिए। 49 का बी लिख लीजिए, 49 का बी लिख लीजिए, है ना। और 50 का है आपका आंसर सी, जूस मिशन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पॉलिटी के क्वेश्चंस में जो मैंने आपको बताया। समझ आया, इंटरेस्टिंग लगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, यूपीएससी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए, थैंक यू।